बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्राम स्टेप 1। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। जब भी हम बात करते हैं CPC की तो हमारे माइंड में बेसिकली CPC जो एक ऐसा लॉ है, यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1901 एक ऐसा लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स को डील करता है। जब भी हम सिविल साइड पे जस्टिस की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, तो CPC फ़ौरन हमारे माइंड में क्लिक करती है। CPC के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इसका सेक्शन से रिलेटेड है, सेकंड पार्ट जो है उसमें ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट पार्ट में टोटल इसकी 158 सेक्शंस हैं, वेयर एज जो सेकंड पार्ट है उसमें 52 ऑर्डर्स हैं। और हम कोशिश करेंगे कि CPC के जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल नॉलेज के हवाले से हों, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हों, उन सब को हम वन बाय वन करके ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, यानी सेक्शन 9। सेकेंडली स्टे ऑफ सूट, जिसको हम सिंपल कहते हैं रेस सब ज्यूडिस, सेक्शन 10। थर्ड वन टॉपिक होगा आज का हमारा सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। और फोर्थ वन है बार टू फर्दर सूट्स, जिसमें हम मेन डिस्कस करेंगे सेक्शन 12(2), जो कि आप सब ने सुनी हुई है। और ये जो आज के हमारे टॉपिक हैं चारों, सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 12 तक, ये हर हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो, किसी भी किस्म का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे कोई जुडिशल एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, या LLB से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, या इसके अलावा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी दीज टॉपिक्स, दीज सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन 9 की तरफ। सेक्शन 9 बड़ी सिंपल सी सेक्शन है, जिसका हेड नोट ये है कि कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। एक बात हमने शुरू में ही सुनी, आपने भी सुनी होगी, कि जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट इज़ द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन। यानी सिविल कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है अनलिमिटेड है हर हवाले से। अब लेकिन यहाँ पे जस्ट एक एम्बार्गो है कि जो सिविल कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन है, civil court shall have the jurisdiction to try the all suits of a civil nature। अच्छा, जस्ट इसमें कुछ एम्बार्गो लगा देगी कि कौन कौन से नहीं है, एक्सेप्ट suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। और फिर देर आफ्टर अमेंडमेंट में एक नई चीज़ ऐड की गई, for which a general or a special law is in force। यानी हमें तीन बातें बता दी गई। पहली बात तो ये है कि जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट शैल हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर। इन अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है सिविल कोर्ट, इज़ द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन है। लेकिन इस पे हमें बार कौन कौन से बताए गए। नंबर 1 कि जहाँ पे इसकी कॉग्निजेंस जो है एक्सप्रेसली बार्ड हो, जहाँ पे इसकी कॉग्निजेंस इम्प्लॉयडली बार्ड हो, और जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसमें ऐड की गई कि अगर कोई फॉर विच कोई भी ऐसा मैटर जिसकी बाबत कोई जनरल या स्पेशल लॉ इज़ इन फोर्स है, यानी अगर कोई चीज़ जनरल या स्पेशल लॉ में है तो देन सिविल कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो बार है। मिसाल के तौर पे देखें, जब हम एक्सप्रेसली बार्ड की मिसाल लेते हैं, अब लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन है। अब जिन मैटर्स पे रेवेन्यू कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन है, वहाँ पे सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बार्ड है। या अब मिसाल के तौर पर अगर आप फैमिली लॉ की मिसाल ले लें, अब फैमिली लॉ स्पेशल लॉ है। अब स्पेशल लॉ में प्रोवाइडेड है कि जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो डावर से रिलेटेड है, एनी मैटर अराइजिंग आउट ऑफ निकाह नामा, इन पे फैमिली लॉ स्पेशल लॉ विल प्रीवेल। यानी इस तरह की और भी जितनी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन एक्सप्रेसली बार्ड होगी, जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन इम्प्लॉयडली बार होगी, या जहाँ पे कोई जनरल या स्पेशल लॉ इन फोर्स होगा, इन तमाम मैटर्स पे सिविल कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन अज्यूम नहीं करेगी। अदरवाइज सिविल कोर्ट हैज़ कोर्ट ऑफ अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन। सिविल कोर्ट shall have jurisdiction to try all suits of civil nature।
आई थिंक कि सेक्शन 9 से रिलेटेड आपके माइंड में तमाम क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात वजात करते चलें कि ये जो लास्ट में उन्होंने अमेंडमेंट ऐड की है कि आर फॉर विच आ जनरल और अ स्पेशलाइज इन फोर्स, ये पहले नहीं थी। यानी यहाँ पहले सिर्फ होता था कि जुरिस्डिक्शन एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड है। अब थर्ड चीज़ एक ऐड कर दी गई कि अगर कोई जनरल या स्पेशल लॉ है तो दैट विल प्रिवेल, देन सिविल कोर्ट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन। अच्छा, अब हम आते हैं सेक्शन 10 की तरफ। सेक्शन 10 इज़ वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 10 के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ स्टे ऑफ सूट। अच्छा, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रेस सब जूडिस। अच्छा, सेक्शन 10 का मैं सिंपल मीनिंग ये है कि देखें जी, जब अर्लियर कोई सूट पेंडिंग है इन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, यानी या तो उसी अदालत में पेंडिंग है जिसमें आपने बाद में कोई सूट दायर कर दिया, या किसी भी पाकिस्तान की कोर्ट में कोई सूट पेंडिंग है बिटवीन द सेम पार्टीज रिगार्डिंग द सेम, यानी मैटर इन इशू उसमें से, यानी जो सब्जेक्ट मैटर है चाहे वो डायरेक्टली है या चाहे सब्सटेंशियली इन इशू, यानी जो सब्जेक्ट मैटर है वो सेम है। यानी जो मैटर है, जो पॉइंट मैटर इन इशू क्या होता है, देखिए मैटर इन इशू से मुराद ये होता है कि किसी भी सब्जेक्ट मैटर की बाबत जो कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज़ है, यानी जिस पॉइंट की वजह से लोगों ने कोर्ट्स का डोर जो है वो नॉक किया है, जब वो मैटर इन इशू पहले जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है उसमें सेम हो, पार्टीज़ भी सेम हो। अच्छा, पार्टीज़ सेम को आगे मजीद बिटवीन पार्टीज़ अंडर होम दे आर एनी ऑफ देम क्लेमिंग टाइटल, यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, देखिए इसमें लीगल हेयर्स भी आ जाते हैं या कोई दीगर शख्स जो किसी के राइट में स्टेप इनटू शू कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एक दावा पहले से चल रहा है और देर आफ्टर कोई भी सब्सिक्वेंट सूट चाहे उस कोर्ट में या किसी भी दीगर कोर्ट में वो नहीं चल सकता, अदालत क्या करेगी, सब्सिक्वेंट जो सूट होगा, जो लेटर ऑन सूट दायर हुआ है उसकी प्रोसीडिंग को स्टे कर देगी, उसकी प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दिया जाएगा। अच्छा, इसकी लॉजिक क्या है, देखिए अगर एक दावा एक कोर्ट में चल रहा हो, अब उसी कोर्ट में दीगर दावा आ जाए रिगार्डिंग द सेम कंट्रोवर्सी, या किसी दीगर कोर्ट में वो दावा आ जाए, तो अगर दोनों दावे इंडिपेंडेंटली चलते रहेंगे तो देन अल्टीमेटली जो जब डिसीजन आएगा तो इट माइट बी, एप्रीहेंशन होती है कि दोनों कोर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट डिसीजंस दे दें, देन इट इज़ नीदर अप्रोप्रिएट, और ना ये अप्रोप्रिएट है और ना ही ये इंसाफ के असूलों के मुताबिक है। इसलिए सेक्शन 10 CPC में मौजूद है कि जब ऐसी इवेंचुअलिटी होगी, यानी एक दावा between the same parties या on the basis of whom they are claiming title regarding the same matter in issue, यानी matter in issue directly या substantially, यानी जब वो सेम होगा तो जब कोई दीगर दावा अगर दायर होगा तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी दैट विल बी स्टॉप्ड, इसको कहते हैं स्टे ऑफ सूट। अच्छा, यहाँ पे एक बात वाज़ह होगी कि इस जो स्टे ऑफ सूट की एप्लीकेशन है ये फॉरेन कोर्ट्स में अगर कोई सूट पेंडिंग है तो उन पे अप्लाई नहीं करेगी, यानी ये बात बड़ी क्लियर है। ये सिर्फ या तो उस कोर्ट में या किसी भी दीगर पाकिस्तान की कोर्ट में जो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है, फॉरेन कोर्ट्स के लिए ये प्रिंसिपल जो स्टे ऑफ सूट है, रेस सब जुडिस है, ये अप्लाई नहीं करेगा। अच्छा, होता क्या है कि देखें जब सब्सिक्वेंट सूट जो होता है, जब उसकी प्रोसीडिंग्स रोक दी जाती हैं, जब अल्टीमेटली जो पहला सूट दायर हुआ है वो फाइनलाइज हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो जो सेकंड सूट होता है वो उसी की फेट को ही फॉलो करता है, क्योंकि जब मैटर एक बार डिसाइड हो जाता है तो बार बार उसको डिसाइड नहीं किया जा सकता। यही बात आगे हम सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 11 की तरफ, रेस जुडिकाटा की तरफ। अच्छा, सेक्शन 11 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 11 बेसिकली इंपॉर्टेंट है लेकिन है वेरी वेरी सिंपल। सेक्शन 11 हमें बेसिकली ये बताती है कि रेस जुडिकाटा है क्या। कि देखिए जी, जब एक दावा एक कोर्ट में दायर हुआ, अब वो अदालत ने फाइनली उसको एडजुडिकेट कर दिया, उसको हर्ड किया और फाइनली उसको कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, यानी किसी भी मैटर इन इशू की बाबत, चाहे वो मैटर इन इशू डायरेक्टली था या सब्सटेंशली था, कोर्ट में रेज हुआ, अदालत ने उनको हर्ड किया और अदालत ने उनको फाइनली डिसाइड कर दिया। जो ये इवेंचुअलिटी होगी इट मीन्स कि मेरिट पे एडजुडिकेशन, अदालत ने उसको फाइनली डिसाइड कर दिया। अब सब्सिक्वेंटली कोई सब्सिक्वेंट सूट जो है ऑन द सेम मैटर इन इशू दायर
नहीं हो सकता। अगर दायर होगा तो वो सेक्शन 11 में हिट हो जाएगा। सेक्शन 11 के बार के तहत उसको डिसमिस, प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन इसकी सर्टन कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो ये होगा कि जी वो जो दावा था वो डायरेक्टली उसमें जो मैटर इन इशू है वो सेम होना चाहिए, नंबर 1। पार्टीज़ भी सेम होनी चाहिए, या जैसे हमने ऊपर सेक्शन 10 में डिस्कस किया कि या तो सेम पार्टीज़ होंगी या वो पार्टीज़ जैसे लीगल हेयर्स आ गए या कोई किसी दीगर इवेंचुअलिटी में पार्टीज़ ने स्टेप इनटू शू किया हो और कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दावे को डिसाइड किया हो, तो सब्सिक्वेंट जो सूट होगा, सब्सिक्वेंट सूट जो होगा बार होगा। नो कोर्ट शेल ट्राई सूट आर इशू, सब दीगर एट लेटर स्टेज जो है उस दावे को सूट को डिसाइड नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब आगे हम जाके पढ़ेंगे कि आर्डर 7 रूल 11 जो है उसमें एक होता है कि बार्ड बाई लॉ। अब ये जो सेक्शन 11 के तहत हम दावा प्लेंट को रिजेक्ट करते हैं, ये बेसिकली भी बार्ड बाई लॉ की एक एग्जाम्पल है। आगे इसकी सेक्शन की 5 जो है एक्सप्लेनेशंस हैं, अब उनको हम 1 बाई 1 करके डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 बड़ी सिंपल है कि द एक्सप्रेशन फार्मर सूट शैल डिनोट अ सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वॉज इंस्टीट्यूटेड प्रायर देयर टू। इन फार्मर सूट कि जो दावा पहले से डिसाइड हो चुका है, शैल डिनोट अ सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन, यानी अभी जो कोर्ट के पास पेंडिंग सूट है उससे जो पहले दावा डिसाइड हो चुका है उसके लिए जो टर्म यूज़ हुई है वो यूज़ हुई है फार्मर सूट। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन 2 की तरफ। For the purpose of this section, the competency of a court shall be determined irrespective of any provisions as to a right of appeal from the decision of such court. इन राइट ऑफ अपील से मुराद इससे नहीं है, बस कॉम्पिटेंसी उस सूट की हद तक कॉम्पिटेंसी की बात कर रही है, नथिंग मोर। अच्छा, एक्सप्लेनेशन 3 इज़ इम्पॉर्टेंट कि द मैटर हैव रेफर्ड टू मस्ट इन द फार्मर सूट हैव बीन अलेजिडली बाई वन पार्टी and either denied or admitted expressly or impliedly by other party। यानी जो मैटर इन डिस्प्यूट है एक पार्टी ने अलेज किया हो और दूसरी पार्टी ने या तो डिनाई किया हो या उसको एडमिट किया हो, चाहे एक्सप्रेसली हो चाहे इम्प्लाइडली हो। एक्सप्लेनेशन 4 जो है, एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक in such farmer suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit। It is very important explanation। इन यहाँ पे उन्होंने कहा कि कोई भी मैटर जो किसी को लेना चाहिए था, किसी ने लिया या लेना चाहिए था एज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस या एज ए ग्राउंड ऑफ अटैक, दैट विल बी डीम्ड टू बी कंसिडर्ड, यानी वो समझा जाएगा कि उसमें उसको ले लिया। यानी देखें, अगर कोई बंदा किसी म्यूटेशन को चैलेंज करता है, अब अगर उसने कोई ग्राउंड नहीं भी लिया जो उसको लेना चाहिए था, तो ये इस कैटेगरी में फॉल कर जाए। क्योंकि देखें, अगर ये कंडीशन ना लगाई जाए तो फिर तो ये एक एंडलेस लिटिगेशन स्टार्ट हो जाएगी कि एक शख्स पहले एक सूट फॉर डिक्लेरेशन दायर करता है, वो उसके एक ग्राउंड लेता है, देर आफ्टर सेकेंड सूट फॉर डिक्लेरेशन आ जाता है, उसमें वो दीगर ग्राउंड ले लेता है, देन देर विल बी एंडलेस लिटिगेशन। और यही जो एक्सप्लेनेशन 4 है ये बात करती है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा की। यहाँ पे हम वजात करते चलें, एक कंस्ट्रक्टिव इन रेस जुडिकाटा और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, यानी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यानी या तो आपने वाज़िया तौर पे अपना ग्राउंड्स ऑफ अटैक में लिया, या अगर आपको लेना चाहिए था तो आपने नहीं लिया, इवन देन जो है वो आप सेक्शन 11 में आपका सूट हिट हो जाएगा। आई थिंक ये इस कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा भी आपके माइंड में क्लियर हो चुका है। यानी एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन सच फार्मर सूट shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit। Explanation 5 बड़ी सिंपल है, any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the degree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused। यानी अगर किसी ने कोई मैटर कोई प्लेंट में
क्लेम किया, अदालत ने उसको डिक्री ग्रांट नहीं की, तो वो उसे समझा जाएगा कि वो रिफ्यूज़ हो चुकी है। यानी एक बंदे ने अगर मैंडेटरी इंजंक्शन भी मांगा, पोजेशन भी मांगा, डेक्लरेशन भी मांगा, अगर अदालत ने जस्ट उसको इंजंक्शन की हद तक दिया, तो जो बाकी उसका डेक्लरेशन का क्लेम होगा, अगर उसमें रिफ्यूज़ल नहीं भी आया तो शैल बी डीम टू हैव बीन रिफ्यूज्ड। जो इसकी अब हम आते हैं सेक्शन, जो एक्सप्लेनेशन नंबर 6 है कि वेयर पर्सन्स litigate bona fide in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves and others. All persons interested in such right shall, for the purpose of this section, be deemed to claim under the persons so litigating. यानी बड़ी वजाहत आ गई कि जब ऊपर पड़ा था ना कि पार्टीज़ और जो क्लेमिंग पार्टीज़, उसकी बेसिकली ये वजाहत है कि जो कोई शख्स किसी का राइट, पब्लिक का राइट था या प्राइवेटर का राइट था, तो तमाम पर्सनस जो इंटरेस्टेड हैं उनके बारे में ये समझा जाएगा कि दे हैव ऑलरेडी क्लेम्ड फॉर द पर्पज सो लिटिगेटिंग। यानी ये समझा जाएगा कि वो तमाम, ऐसे नहीं हो सकता कि एक शख्स ये कहे कि पहले तो वो उसने एक सूट किया, उसने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में। मेन जो कंसिडरेशन है, मेन जो बात है, जिस पॉइंट पे फोकस किया गया, वो है मैटर इन इशू, यानी पॉइंट इन कंट्रोवर्सी, यानी सब्जेक्ट मैटर की बाबत जो पॉइंट इन कंट्रोवर्सी थी, अदालत ने अगर वो पॉइंट इन कंट्रोवर्सी हर्ड के बाद उसको फाइनली एडजुडिकेट कर दिया है, तो देन द सेकंड सूट शैल बार। अब साथ ही हम अगर डिफरेंस छोटा सा डिस्कस कर दें कि रेस सब जूडस और रेस सेस जुडिकाटा में डिफरेंस है, यानी सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखें जी, सेक्शन 10 में बेसिकली दावे को, प्लेंट को, न दावे को खारिज किया जाता है, सब्सिक्वेंट को, न प्लेंट को रिजेक्ट किया जाता है, बल्कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द सूट स्टॉप की जाती हैं टिल द कंक्लूजन ऑफ जो फार्मर सूट होता है, जो अर्लियर सूट चल रहा होता है, उसके कंक्लूजन तक प्रोसीडिंग्स स्टॉप की जाती हैं, क्योंकि अभी तक कुछ फाइनली डिसाइड ही नहीं हुआ होता। वेयर एज जो सेक्शन 11 हमें बताती है कि जब एक दफ़ा मैटर फाइनली डिसाइड हो चुका है, तो रेस जुडिकाटा कि तब हिट होने की सूरत में वो जो सूट होता है वो ट्राई नहीं होता, उसको बार्ड बाय लॉ करके प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब हम आते हैं सेक्शन 12 की तरफ। सेक्शन 12 की बेसिकली 3 सब सेक्शंस हैं। जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 12(2), लेकिन हम 12(1) को भी डिस्कस कर लेते हैं। 12(1) वेरी सिंपल है कि वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, ही शैल नॉट बी entitled to institute a suit in respect of such cause of action। यानी सेक्शन 12 की सब सेक्शन 1 हमें सिंपल ये बात बताती है कि जब कोई शख्स जो है रूल्स के तहत, लॉ के तहत पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन की रिस्पेक्ट में वो फर्दर सूट दायर नहीं कर सकता, तो वो दायर नहीं कर। इसकी मिसाल के देखें, ऑर्डर 2 रूल 2 हमें ये बात बताता है कि आपने जो क्लेम करना है वो इकट्ठा करना है। अगर आपने अपने पहले सूट में अपने क्लेम का कुछ पोर्शन कट ऑफ कर दी, यानी जो कॉज ऑफ एक्शन आपको हासिल था आपने उस हाफ को अवेल किया, तो आप जो रिमेनिंग रह जाता है वो आपको बार करता है। बेसिकली सेक्शन 12 ऑर्डर 2 रूल 2 सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 की एक एग्जाम्पल है। जब आपको रूल्स के तहत फर्दर कॉज ऑफ एक्शन में पर्टिकुलर सिचुएशन में बार है तो आप दायर नहीं कर सकते। अच्छा, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल अगर ये कहें, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ये कहती है कि जब भी कोई जजमेंट, कोई डिक्री, कोई ऑर्डर जो है वो फ्रॉड पे मबनी है, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से किसी ने हासिल किया या अदालत की जुरिस्डिक्शन का इशू था, तो उसकी देन व्हाट विल बी द सिचुएशन। सेक्शन 12(2) से पहले ये होता था कि जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती थी, कोई ऑर्डर फ्रॉड से हासिल कर लेता था, तो उसको सेपरेट सूट में चैलेंज किया जाता था। अब सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के आने के बाद बेसिकली ये बात ऐड की गई कि जब भी किसी ने कोई जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर को चैलेंज करना होगा ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ jurisdiction, there shall be no separate suit, only by filing the
एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC। आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जब भी मतलब आर्डर से मुराद ये है कि देखें, अगर कोई बंदा आके शार्ट ऑर्डर को चैलेंज करना चाहता है कि मिसाल के तो वो कहता है जी मेरी तरफ से जो वकालतनामा टेंडर करके मेरी तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई है दैट इज़ ऑन बेसिस ऑफ फ्रॉड, मैंने ना तो वकालतनामा दिया ना मैंने स्टेटमेंट दी, तो ये क्या होगा, ये ऑर्डर है जिसको आपने चैलेंज करना है सेक्शन 12(2) में। अगर जजमेंट है, को फाइनल जजमेंट को चैलेंज करना चाहता है 12(2) में ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड, तो वो उसको कर सकता है। मिसाल के तौर पे ए और बी ने एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में डिग्री हासिल कर ली। अब सी जो है उसी प्रॉपर्टी की बाबत, बेसिकली ए ने उसी प्रॉपर्टी में एग्रीमेंट किया होता सी के साथ। अब वो उसके नॉलेज में आती है कि जी अब देखिए वो डिग्री इन फील्ड है, अब वो सेपरेट सूट की तरफ नहीं जाएगा बल्कि सबसे पहले आके वो उस डिग्री को भी चैलेंज करेगा 12(2) में। यानी वो अपना सेपरेट सूट कॉन्ट्रैक्ट में करना चाहे, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तरफ जाएगा, लेकिन जब तक वो डिग्री इन फील्ड रहेगी जिसमें उस दोनों ने इन कॉन्नाइवेंस से डिग्री हासिल की, वो उसको चैलेंज करेगा। अब बात आ गई लिमिटेशन की। देखिए सेक्शन 12(2) जो है इस रूल के तहत कि जब कोई लिमिटेशन प्रोवाइडेड ना हो तो फिर लिमिटेशन एप्लीकेशन के लिए होती है 3 ईयर्स। अब बात यह है कि ये 3 ईयर्स कैलकुलेट कब से होनी है, जब वो फ्रॉड आपके नॉलेज में आएगा। यानी 12(2) के सूत में जब फ्रॉड आपके नॉलेज में फर्स्ट टाइम आएगा तो वहाँ से आपका टाइम लिमिटेशन स्टार्ट होगा और आपके पास टाइम लिमिटेशन है 3 ईयर्स। अब बात आगे कि प्रोसीजर क्या है। देखिए 12(2) में अगर तो देखें कोर्ट जो है जवाब लेने के बाद इन स्लिप शॉर्ट मैनर भी उसको डिसाइड कर सकती है अगर ज़रूरत ना हो, लेकिन जब आगे प्रोसीड होगा तो 12(2) में तमाम वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जो सिविल सूट का प्रोसीजर है। आई थिंक 12(2) की आपके माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है। आज हमने सेक्शन 9 ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड, सेक्शन 10 रेस सब जुडिस, सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा और सेक्शन 12 स्पेशली सेक्शन 12(2) डिस्कस किया। आई होप कि आपके माइंड में आने वाले तमाम क्वेश्चंस का आंसर आ चुका है। अगर इसके बावजूद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई इंक्वायरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।